अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम प्री एंट्री क्लासेस का जो पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसके बेसिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट सबसे पहले जान लें कि रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं। ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि हम किस तरह वेक्टर को लिखते हैं, जाहिर करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, तो किसी भी वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर। और उनके नाम क्या है स्टूडेंट्स? पहला है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स देखें, जैसे हम अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरा नाम है नवीद हसन समेजो, तो मैं क्या करूंगा कि उसका पहला लेटर नवीद का, हसन का दूसरा लेटर और समेजो का तीसरा लेटर मैं लिखूंगा NHS। ये एक निशानी के तौर पर ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरा नाम है। हम यही कह रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, अपने नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? NHS। ये भी एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि ये मेरा नाम ही है, ये मैंने लिखा है, ये मुझसे मंसूब है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूं समझे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका होता है? पहला तरीका होता है एनालिटिकल मेथड। अब इस तरीके में स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का हम लेटर लेते हैं जिनसे उनको हम शो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप बात कर रहे हैं फोर्स की, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगता है। तो अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, अमूमन तो स्टूडेंट्स ये होता है कि हम उस वर्ड का पहला लेटर लेते हैं, जैसे हम अपने नाम में करते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर फोर्स की बात की जाएगी तो हम उसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके ऊपर क्या होगा? एरो होगा, वो ये दिखाएगा कि ये एक वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इन दिस मेथड, इस तरीके के अंदर वेक्टर इज रिप्रेजेंट, हम उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं बाय लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी ना किसी लेटर के साथ, विद एन एरो ओवर इट, और उसके ऊपर एरो आएगा। स्टूडेंट्स एरो ये बताएगा कि ये एक वेक्टर है, ये किसी ना किसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, उसके अलावा अप्लाई नहीं होता। तो अगर बात की जाएगी स्टूडेंट्स फोर्स की, अब आप अपने नाम को ज़हन में जरूर रखिएगा ताकि सिमिलरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा। अब फोर्स को अगर मुझे कहीं पे लिखना है तो मैं उसका शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा कैसे? पहला जो लेटर है F वो लिखूंगा, उसके ऊपर एरो लगा दूंगा। अब पढ़ने वाला क्या समझेगा कि भाई ये F के ऊपर एरो है तो मतलब ये है कि इसने फोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बिल्कुल जैसे आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, कोई AJ बनाता है, कोई AK बनाता है, तो जानने वाले क्या समझते हैं कि भाई ये AJ ये अपना वाला बंदा है। ठीक, तो अगर वेट की बात की जाएगी, अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी शॉर्ट फॉर्म में, तो यहां पर W है, तो W के ऊपर अगर हम एरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेट। ठीक, और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी की बात की जाएगी तो इसका पहला लेटर, उसके ऊपर अगर आप एरो लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। बड़ी सादी सी और बड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कि जैसे हमारे नामों के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, हम अपने नाम के पहले लेटर्स को लेते हैं और लिख लेते हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये मेरा नाम है। ठीक है, तो इसी तरह वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है कि हम एरो लगा देते हैं। अमूमन ये होता है कि पहला लेटर होता है, अब जरूरी नहीं है, 10% केसेस में ऐसा होता है कि पहला लेटर नहीं होता, कोई और लेटर होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज पर स्टूडेंट्स। अब अ कंप्लीट वेक्टर किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स ये जो हमने लिखे हुए हैं ना, F के ऊपर एरो, W के ऊपर एरो, वेलोसिटी के ऊपर एरो, अब ये क्या शो कर रहे हैं? अब वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है बेटा? एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसके पास क्या? यूनिट, तीसरा होता है उसके पास डायरेक्शन। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि भाई A के ऊपर एरो, इसका मतलब क्या है कि ये उसका मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी शो कर रहा है, दोनों एक ही साथ ये लेटर शो कर रहा है। ठीक है, यहां पर अगर फोर्स की बात की जाएगी, F के ऊपर एरो लगाया जाएगा तो इसका मतलब है ये एक कंप्लीट वेक्टर है। कंप्लीट वेक्टर का मतलब क्या है? जो जो क्वालिटीज एक वेक्टर की हैं वो उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे अगर मेरा नाम नवीद है और मैं लिख रहा हूं नवीद हसन समेजो यानी NHS करके, तो वो कंप्लीटली मेरी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी आधी मेरी बात हो रही है,
आधी मेरी क्वालिटीज आएंगी, आधी नहीं आएंगी। सो अगर एफ और उसके ऊपर एरो आएगा तो इसका मतलब सादा सा यही निकलेगा कि पूरी की पूरी जो उसकी डिटेल है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेट की पूरी डिटेल है, उसका मैग्नीट्यूड है, तीन तो चीजें होती हैं वेक्टर के पास। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका यूनिट, और तीसरा होता है उसका डायरेक्शन। ये तीनों के तीनों वेट के ये रिप्रेजेंट करेगा और वेलोसिटी के ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? हम कहते हैं अ कंप्लीट वेक्टर, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस सिंबल यानी ये वाली जो सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट वेक्टर, ये कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अ कंप्लीट वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, ये सबको जाहिर करेगा इस निशानी के साथ। स्टूडेंट्स अगर ये बात है तो एक कंप्लीट वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है कि सर एक तो उसका मैग्नीट्यूड दिखाए अलग से और एक उसका डायरेक्शन दिखाए अलग से। क्या ऐसा पॉसिबल है फिजिक्स के अंदर? बिल्कुल स्टूडेंट्स। अगर आप एक कंप्लीट वेक्टर को, कोई भी कंप्लीट वेक्टर उसके ऊपर एरो लगा दें, वो कंप्लीट वेक्टर है, उसको अगर मैग्नीट्यूड अलग लिखना चाहें, उसका डायरेक्शन अलग लिखना चाहे तो आप कर सकते हैं। उनकी भी निशानियां दी हुई हैं, उनकी भी निशानियां दी हुई हैं। कैसे स्टूडेंट्स देखें, A complete vector can split into two terms. टू टर्म्स क्यों? एक तो उसका मैग्नीट्यूड जाहिर करे, दूसरा उसका यूनिट डायरेक्शन जाहिर करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। तो यहां पे ये कंप्लीट वेक्टर है, ऊपर हमने पढ़ा, अगर उस कंप्लीट वेक्टर को इक्वल की निशानी देके ये लिखेंगे ना, तो ये बता रहा है ये उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है अलग से। ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। अगर कोई वेक्टर ए है तो अगर बार में ए लिखेंगे, इसके अंदर ए लिखेंगे, तो वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। और इसी तरह अगर ये वाली ए उसके ऊपर आप केप लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन दिखाएगा। ये तो था ना स्टूडेंट पहले कंप्लीट वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी यही शो कर रहा था, डायरेक्शन भी यही शो कर रहा था, यही बात। लेकिन अगर इनको तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन अलग हो जाएगा हमारा और डायरेक्शन वाला अलग हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ये निशानी याद रखें। और ये क्या शो करेगा? उसका डायरेक्शन के वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये निशानियां। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अ कंप्लीट वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी मैग्नीट्यूड शो करता है और ये भी मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये वाला जो पोर्शन है वो डायरेक्शन को शो करेगा। ये दोनों इक्वेशंस सही है, मैग्नीट्यूड को शो करने के दो सही तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ना मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? इसी से कि भाई मुझे कंप्लीट वेक्टर भी नहीं चाहिए, मुझे उसका डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं जो उसका मैग्नीट्यूड है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? तो भाई इसी को ही बना लेंगे ना। हम नहीं बना सकते क्या? ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है ना स्टूडेंट्स, यही शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें चाहिए तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, तो ये कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय डायरेक्शन, तो ये क्या शो करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। आप बुक में देखेंगे ना फर्स्ट ईयर की में, तो ये लिखा होता है कि भाई एक कंप्लीट वेक्टर, बुक में ये लिखा होता है एक कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ये उसकी क्वेश्चन बनेगी। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मुझे किसी वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना हो, मुझे मैग्नीट्यूड भी नहीं चाहिए, कंप्लीट वेक्टर भी नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये मैथमेटिक्स है सिंपल, मुझे ये चाहिए तो अब इसको इस साइड लेके जाऊंगा। और मैथ का कानून है कि जो एक तरफ ज़रब करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी तरफ डिवाइड करेगा। तो सर यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक के अंदर लिखा होगा अ कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इट्स डायरेक्शन। आगे जाकर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आने वाले हैं कि आपको कहेगा कि ये एक कंप्लीट वेक्टर है, कोई ना कोई आपको उसका मैग्नीट्यूड वगैरह बता देगा और आपको उसका डायरेक्शन भी बता देगा। आपको बोलना है कि भाई मुझे ना उसका मैग्नीट्यूड बताओ कंप्लीट वेक्टर का, तो ये फार्मूला बनेगा, हम कंप्लीट वेक्टर यहाँ पे रखेंगे, उसका डायरेक्शन का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, सिंपल। और अगर हमें डायरेक्शन मालूम करना होगा तो वो कंप्लीट वेक्टर का कोई ना कोई डेटा देगा और इसी तरह आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा और बोलेगा कि भाई उसका डायरेक्शन बताओ।
तो आपने उन दोनों को डिवाइड करना है, उसका डायरेक्शन बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये अगर आपको याद रहेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी आसानी से उनको कर लेंगे। ये चीजें याद रखें, आगे जाके ये क्वेश्चन में, प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में आने वाली हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है दूसरा मेथड। ये एक इमेजिनरी और थ्योरेटिकल मेथड है बच्चों को समझाने के लिए। यहां पर हम कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड। इस मेथड के अंदर वेक्टर को शो करने के क्या तरीका है कि हम उसको एरो से शो करते हैं। एक एरो बनाएंगे जो ये शो करेगा कि ये एक वेक्टर है, और उसकी लेंथ बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर मैं फोर्स की बात करूंगा 3 न्यूटन, तो एरो बनेगा छोटा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ। अगर वहीं पर मैं कहूं कि भाई 10 न्यूटन, तो अब एरो बनेगा बड़ा, क्योंकि यहां पे देखो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, ठीक है ना बेटा, मैग्नीट्यूड बड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, भाई ये बड़ा हो गया। तो उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो क्या शो करेगी, उसका मैग्नीट्यूड। और उसका जो हेड है ये बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन। और जो तीसरी चीज है उसकी टेल, ये पीछे बात, ये उसकी ओरिजिन बताएगी कि यहाँ ये पैदा कहाँ पे हुआ, ये निकला कहाँ से। ठीक है, अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगाऊंगा ना, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, कहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जनरेट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो ये उसकी ओरिजिन होगी, ये उसकी लेंथ होगी, और ये उसका डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें, रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये बच्चों को समझाने के लिए तस्वीरें, ग्राफ्स और बाकी सारी चीजें बनाई जाती हैं कि स्टूडेंट उसको समझ सके। वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ऊपर वाली चीजें हमने कही ना, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जिसको हम एरो बना के शो करेंगे। ये बच्चों को समझाने के लिए एरोज बनाए जाते हैं ताकि बच्चे विजुअलाइज कर सकें, देख सकें और फिर समझ सकें। ठीक, और कल स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। अभी हम आ गए हैं एंट्री के उस पहले टॉपिक पर जो एंट्री के अंदर दिया गया है कि भाई आपने वेक्टर को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले भी हम 2-3 चीजें और पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम एडिशन ऑफ वेक्टर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।